आज हम लोग नेफ्रॉन की संरचना का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक वृक्क, जिसे अंग्रेजी में किडनी कहते हैं, में लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं, जिसे अंग्रेजी में यूरिनीफेरस ट्यूबुलस कहते हैं, या नेफ्रॉन होते हैं। प्रत्येक वृक्क नलिका का आरंभ प्याले जैसी रचना से होता है। उस प्याले जैसी रचना को वोमेन संपुट, जिसे अंग्रेजी में ओमेन्स कैप्सूल कहते हैं, यह कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिकाओं के एक जाल को घेरता है। वोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से मेलपिगियन कोश, जिसे अंग्रेजी में मेलपिगियन कैप्सूल कहते हैं। वृक्क नलिका के काय में एक समीपस्थ और एक दूरस्थ कुंडलित भाग होता है। समीपस्थ भाग नीचे आकर अवरोही चाप, जिसे अंग्रेजी में डिसेंडिंग लूप कहते हैं, बनाता है। फिर प्रतस्थ भाग में जाकर अधिरोही चाप, जिसे अंग्रेजी में स्कैंडिंग लूप कहते हैं, बनाता है। अवरोही और अधिरोही चापों के बीच के एक विशेष भाग को हेलन का चाप, जिसे अंग्रेजी में हेलेंस लूप कहते हैं। अधिरोही चाप आगे की एक संग्राहक नलिका, जिसे अंग्रेजी में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहते हैं, में खुलता है। संग्राहक नलिका में अनेक अन्य वृक्क नलिकाएं आकर खुलती हैं और इस प्रकार अनेक संग्राहक नलिकाओं के मिलने से सामान्य संग्राहक नली, जिसे अंग्रेजी में कॉमन कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, बनता है, जो अंत में मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। अब हम लोग वृक्क के कार्य का अध्ययन करेंगे। वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण यानी उत्सर्जन की क्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा, ट्यूबुलर पुनर्वशोषण, जिसे अंग्रेजी में ट्यूबुलर रिजॉर्प्शन कहते हैं। तीसरा, ट्यूबुलर स्रवण, जिसे अंग्रेजी में ट्यूबुलर सिक्रेशन कहते हैं। अब हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का अध्ययन करेंगे। ग्लोमेरुलस एक छन्ना, जिसे अंग्रेजी में फिल्टर कहते हैं, की तरह कार्य करता है। अभिवाही धमनिका, जिसे अंग्रेजी में एफरेंट, अब आगे देखते हैं, आर्टियोल कहते हैं, जिसका व्यास अपवाही धमनिका, जिसे अंग्रेजी में एफरेंट आर्टियोल कहते हैं, से अधिक होता है। रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि ग्लोमेरुलस में लाती हैं। ये पदार्थ वोमेन संपुट की पतली दीवार से छनकर वृक्क नलिका में चले जाते हैं। अपवाही धमनिका का व्यास कम होने के कारण ग्लोमेरुलस में रक्त पर दबाव बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप छनने की क्रिया उच्च दाब पर होती है। उच्च दाब में फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। प्लाज्मा के साथ सभी लवण, ग्लूकोज और अन्य पदार्थ भी छनते हैं। कोशिकाएं एवं प्लाज्मा प्रोटीन वोमेन संपुट की भित्ति के लिए अपारगम्य होते हैं। इस फिल्ट्रेट को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। अब हम लोग ट्यूबुलर पुनर्वशोषण का अध्ययन करेंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नलिकाओं से होकर गुजरता है। इसी समय कोशिकाएं उन पदार्थों को शोषित कर लेती हैं जिनकी आवश्यकता होती है, तथा जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती हैं उन्हें छोड़ देती हैं। साधारणतः सारा ग्लूकोज पुनः शोषित हो जाता है तथा जल की अधिक मात्रा का भी शोषण एवं दूषित पदार्थों का उत्सर्जन हो जाता है। अब हम लोग ट्यूबुलर स्रवण का अध्ययन करेंगे। कभी कभी नलिका की कोशिका से कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी स्रावित होकर फिल्ट्रेट से मिलता है। अब इस फिल्ट्रेट को ब्लाडर मूत्र, जिसे अंग्रेजी में ब्लाडर यूरिन कहते हैं, यह मूत्र नलिका से होकर गुजरता है तथा मूत्राशय में जमा हो जाता है और समय पर मूत्रवार के छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। वृक्क नलिका द्वारा अवशोषित होने वाले पदार्थ जैसे जल, ग्लूकोज तथा एमिनो अम्ल रक्त कोशिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये वृक्क शिराओं, जिसे अंग्रेजी में रीनल वेन्स कहते हैं, द्वारा रक्त प्रवाह में पहुंचते हैं। जो पदार्थ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में छन नहीं पाते हैं, रक्त के साथ अपवाही धमनिका, जिसे अंग्रेजी में एफरेंट आर्टियोल कहते हैं, की कोशिकाओं से होते हुए पुनः रक्त प्रवाह में पहुंच जाते हैं। अब हम लोग मूत्र की बनावट का अध्ययन करेंगे। मूत्र में साधारणतः
जल, यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड विद्यमान यानी मौजूद होते हैं। अगर एक मनुष्य 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में लेता है तो उसके मूत्र की प्रतिशत मात्रा निम्नलिखित होगी। जल 96% एवं ठोस, जिसे अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं, 4%, जिसमें यूरिया 2% और अन्य पदार्थ 2% होता है। यूरिया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का उपोत्पाद है, यानी कि यूरिया प्रोटीन जो है मेटाबॉलिज्म से बना हुआ उत्पाद है। यह एमिनो अम्ल से बनता है। यूरिया की सामान्य मात्रा 100 ml रक्त में 30 mg यानी 30 मिलीग्राम मानी जाती है। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग यूरिक अम्ल का अध्ययन करेंगे, जिसे अंग्रेजी में यूरिक एसिड कहते हैं। रक्त में इसकी सामान्य मात्रा 2 मिलीग्राम से 3 मिलीग्राम प्रत्येक 100 ml रक्त में होती है। प्रतिदिन करीब 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। मूत्र का पीला रंग इसमें स्थित रंजक यूरोक्रोम के कारण होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग डीमोडायलिसिस का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।